चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। तो लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने गुड्स के बारे में डिस्कशन किया था, हमने स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये सब टॉपिक के बारे में हमने आज बात कर ली थी। तो मैंने पहले बता चुका है कि इसमें एक ये यूनिट हम पढ़ेंगे और इस यूनिट में कम से कम आपके 4 चैप्टर कवर होंगे, जो कि पूरे नेशनल इनकम के, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जिस टॉपिक में कवर की जाएगी, क्या-क्या चीज़ें आएँगी, तो उसमें अगर हम बात करें, पहली चीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कि 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस में इसके बाद हम बात करेंगे कि रियल फ्लो एंड एक आपका होगा इनकम फ्लो या मनी फ्लो, कह लो उसको, मनी फ्लो कर लो, इसको बोलो मनी फ्लो। मनी फ्लो इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, और इसे कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह कह लो या मुद्रा प्रवाह कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम ये बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे सामान्य निवासी कौन होते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंस भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है आपकी। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे घरेलू आय क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कारक आय क्या होती है। ठीक है, तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो आपके सारे टॉपिक्स इनके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक होगा और इन सब चीज़ों के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 4 सेक्टर कौन से होते हैं, कि 4 सेक्टर क्या है। इसके बाद एक और आप लिख लो, इसमें एक आपका है कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, और एक आपका होगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो इतनी सारी चीजें हैं जो पेपर में लगातार पूछी जाती हैं, इसको बोलते हैं पूंजीगत हानि। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूंजीगत हानि। और अगला आपका आएगा मूल्यह्रास। क्या आएगा? मूल्यह्रास। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक है जिनके बारे में हमें आज कवर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा, पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल लॉस क्या होता है, और एक हमारा होता है डेप्रिसिएशन। बोलेंगे मूल्यह्रास। क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास। और इसको बोलेंगे पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि। चलिए, तो बेटा देखो बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन बेसिकली वी कैन से कि जब किसी भी गुड्स की वैल्यू में, जब मान लो कोई भी गुड्स है, कोई वस्तु है, उसकी वस्तु की मूल्य में यानी उसके प्राइस में जब कमी आएगी, इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कि यानी कि ये साधारण शब्दों में कहा जाए कि टूट फूट पर किया गया वह, यानी मेंटेनेंस पे जो हम एक्सपेंड करते हैं इज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसी वस्तु के रखरखाव पर किया गया वह हमारा क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी गुड्स की मेंटेनेंस पे जो आप एक्सपेंड करोगे इज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। डोंट वरी, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके नोट्स के मिल जाएंगे जब चैप्टर की सीरीज खत्म हो जाएगी, मैं आपके लास्ट में नोट्स अटैच कर दूंगा। ठीक है, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको ग्रुप में दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक कप हमारा हो गया कि जब हम एक्सपेंड करेंगे किस पे, एक गुड्स की मेंटेनेंस पे जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जब डेप्रिसिएशन आएगी तो उसकी मूल्य में क्या आएगी, उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीजमेंट इज द वैल्यू ऑफ द एनी गुड्स। ठीक, किसी भी गुड्स की जो वैल्यूज होगी उसमें डिक्रीजमेंट आएगा एज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। लेकिन अब बात करते हैं कैपिटल लॉस क्या होता है। देखो कैपिटल लॉस में भी प्राइस डिक्रीज होगी, ये बात ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? कैपिटल लॉस में भी क्या होगी? प्राइस डिक्रीज होगी, प्राइस घटेगी। लेकिन अंतर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस कब करोगे आप? मेंटेनेंस कब करोगे आप? जब आप किसी भी गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, जब किसी गुड्स को आप क्या कर रहे हो? प्रयोग कर रहे हो, इस्तेमाल करने के बाद मेंटेनेंस कर रहे हो। बस में आ गई बात। तो इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी वैल्यूज घटेगी, आया ना? ठीक है, डेप्रिसिएशन में हम गुड्स का यूज करते हैं, क्या करते हैं? गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस में हम गुड्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें प्राइस में तब डिक्रीजमेंट आ जाएगी जब उसका यूज नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन में यूज होता है। तो इसमें कौन कौन सी कैपिटल लॉस में कैसी जाएंगी? तो पहली चीज, इसको हम बोल देंगे नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो गुड्स अगर हमारे पास जो होती है उसकी वैल्यूज ऑलरेडी खत्म हो जाती है, कह लो कि ऑलरेडी उसकी गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।
ठीक, अब आती है मार्केट में रिसेशन। अगर मार्केट में मंदी आ जाए, मंदी मतलब मंदी कब आती है? जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड क्या, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जब मांग की तुलना में सप्लाई क्या हो, ज्यादा हो, आगे तो रिसेशन आ जाएगा मार्केट। तो इस सिचुएशन में भी जो आपके पास मशीन्स होंगी, कैपिटल्स होंगी, उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए लेकिन उसकी डिमांड क्या है, कम है। बस में आगे बात, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप उसका यूज नहीं करोगे। हम यहाँ पे गुड्स का यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी प्राइस में डिक्रीजमेंट आ रही है, तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे नेचुरल डिसास्टर्स हो गया, रिसेशन आ गई, मंदी, सब चीज होगी। अब मेंटेनेंस में आप मान लो किसी भी गुड्स को आप यूज कर रहे हो, उसके बाद जिसमें खर्चा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बस में आ गया। तो ये एक आपका टॉपिक था कि कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है। बस में आ गया। हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलिए, देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा कि अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र कौन से होते हैं। क्या, अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे फोर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में चार तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। वो चार तरह के सेक्टर कौन कौन से होते हैं, चलिए पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चार तरह के सेक्टर कौन कौन से। ध्यान रखने ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला हम बात कर लेते हैं चार सेक्टर, 2 मिनट 10 वेट। ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा, पहला हम बात करेंगे हाउस होल्ड। क्या बात करेंगे, हाउस होल्ड। इसको बोलेंगे, इसको आप उपभोक्ता भी कह सकते हो इजी शब्दों में, या फिर आपको कह लो कि परिवार क्षेत्र, या फिर परिवार क्षेत्र। क्या बोलोगे, परिवार क्षेत्र। ठीक, दूसरा आपका आएगा प्रोडक्शन, या प्रोड्यूसर कह लो, प्रोडक्शन। ठीक, इसको बोलेंगे उत्पादन, या फिर इसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हो, तो उत्पादक कह लो, जो चीजों को बनाता है। अगला क्या होगा, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, इसको बोलेंगे सरकारी क्षेत्र। ठीक, अगला आपका आएगा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, इसको आप ये मान लो बाहरी क्षेत्र। अब बाहरी क्षेत्र क्या होगा बताऊंगा मैं आपको। बाहरी क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। इसमें आपके बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत ईजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत ईजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस में आगे बात, तो देखो हम बात करते हैं पहले हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है, जैसे कि हम, वी आर अ कंज्यूमर। हम क्या है, हम एक कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर है। हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली हाउस होल्ड में वो सारे सेक्टर्स में आएंगे जो चीजों का यानी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली ये वो सेक्टर्स होंगे जिनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई बात, ये आपका पहला क्या होगा, कंज्यूमर वाला सेक्टर। अब दूसरा आपका आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होगा, तो प्रोडक्शन आप ये समझना, जस्ट वेट। हाँ, प्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, प्रोडक्शन वाला ये वाला जो हमारा एरिया है उत्पादन वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सप्लायर, बेसिकली वी कैन से सप्लायर, जो चीजों को प्रोड्यूस करेगा, या आप कह लो कि प्रोड्यूसर। इसमें उन सभी यूनिट को या उन सभी सप्लायर को ऐड किया जाता है सेक्टर में, जो चीजों को गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं। बस में जो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ सप्लायर। प्रोडक्शन में हम उन सभी लोगों को यूज करेंगे या इन पे शामिल किया जाता है जो चीजों को उत्पादन करते हैं। बस में आगे बात, उत्पादन क्षेत्र ही होता है। अगला आएगा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होगी, इसमें उन सेक्टर को शामिल किया जाएगा जो समाज के लिए या इकोनॉमी के लिए एक सोशल वेलफेयर चीजों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए चीजें लेकर आएगी। बस समझ आ गया। इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे जिनका एक पर्पस होता है मार्केट में सोशल वेलफेयर। क्या होता है, सोशल वेलफेयर, यानी कि वो क्या करेंगे, मार्केट के अंतर्गत एक सामाजिक कल्याण की धारणाओं को लेकर आएंगे। पास में आगे बात, तो ये हमारा एक सेक्टर होता है। अगला आता है एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे दूसरे देशों से करने वाला व्यापार। इसमें आपका बेसिकली क्या आएगा, आयात आएगा। अगला क्या आएगा, निर्यात आएगा। पास में आ गया। तो आयात एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है कि बाहर देशों से हमारा कैसा रिलेशन हो रहा है। पास में आ गया। तो बाहर देश से कैसा होगा, या तो आप एक्सपोर्ट करोगे या तो आप इंपोर्ट करोगे। पास में आ गया। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, आयात निर्यात करना। तो मैं आगे बात, देखो पहला हो गया हाउस होल्ड, जो चीजों को यूज करेगा। प्रोडक्शन, यूज वाली चीजों को जो बनाएगा, प्रोड्यूसर हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर, जो सरकार जो होगी, जो सब्सिडीज देगी या समाज के लिए कुछ पॉलिसी लेने आने वाले, इसका एक ही पर्पस होगा, सोशल वेलफेयर। अगला आपका आएगा एक्सटर्नल सेक्टर, जो दूसरे देशों का क्या होता है, व्यापार होता है। पास में आगे बात, ये चार तरह के सेक्टर्स होते हैं जिसको हमें इकोनॉमी में पढ़ना है। ठीक, जहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हुए हैं।
एक आध नंबर का पूछ लिया क्वेश्चन, इसके अलावा यहाँ से कुछ पूछने के चांसेस नहीं बनते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं, आपका एक टॉपिक और रह रहा था ना फ्लो वाला। चलिए पहले फ्लो की बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक आपका आएगा रियल फ्लो और एक आपका आएगा मनी फ्लो। क्या आएगा आपका? एक मनी फ्लो। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, और इसको हम बोलेंगे मुद्रा प्रवाह। ये मुद्रा प्रवाह लेवल बेटर है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो रियल फ्लो क्या होगा, जब किसी इकोनॉमी में एज अ पार्टिकुलर टाइम गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएंगे, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो जाए। बेसिकली वी कैन से द इंक्रीज इन अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब जब अर्थव्यवस्था में व्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह बढ़े, प्रवाह में वृद्धि हुई। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम पर जब किसी इकोनॉमी के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में इंक्रीजमेंट आएगा, इज द एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। ये वास्तविक प्रवाह का एक उदाहरण है। ठीक है, वास्तविक प्रवाह में हमारा संबंध केवल किससे होता है? गुड्स एंड सर्विस से होगा। किससे होगा? गुड्स एंड सर्विस से होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक, गुड्स एंड सर्विस से हमारा संबंध होगा। किससे? रियल फ्लो में। रियल फ्लो में इतना समझना कि एक पार्टिकुलर निर्धारित समय के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रभाव होगा। इसमें आगे बात, अगला आपका आएगा मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होगा? जस्ट अपोजिट दैट। एक पार्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर क्या था? गुड्स और सर्विस था, लेकिन यहाँ पे आप मान लो कि मनी। जब एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी भी इकोनॉमी में मनी के फ्लो में वृद्धि हो, जब मनी का फ्लो बढ़ जाए, तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? मनी फ्लो। पास में आ गया। जब मुद्रा का प्रभाव बढ़ता है, क्या बोलेंगे? मुद्रा का प्रभाव बढ़ता है, मुद्रा के प्रभाव में वृद्धि होती है। पास में आगे ये अब क्या हो जाएगा? मनी फ्लो। पास में आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो आगे चलते हैं। ये तो आपका रियल फ्लो था, मनी फ्लो था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए, अब आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो हम बात करेंगे पहला राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? देखो अभी हम सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम। चलिए, तो नेशनल इनकम क्या होती है? ये भी एक अजीब सा क्वेश्चन आपके मन में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे जब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो नेशनल इनकम क्या होती है? एक देश के एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का का कुल जोड़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक फैक्ट आ रहा है जो आपको समझना है। क्या? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा। यहाँ पर देखो सामान्य निवासी है, दिखाता हूँ 2 मिनट को, जस्ट वेट। ये जो आपका है, ये देखो सामान्य निवासी की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये सामान्य निवासी होते कौन है? बोला गया कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़। अब एक देश के सामान्य निवासी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। अब सामान्य निवासी कौन रहेगा? तो सामान्य निवासी बेटा वो होगा जो एक वर्ष से अधिक किसी देश में रहता है, किसी देश में रहता है। एक बात ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष तक किसी भी देश में रह जाए, वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। पास में आ गई बात। तो उन्हीं सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, देखो कारक आय को बस आप ये भी समझो कि इनकम। मैं समझाऊंगा अभी आगे। कारक आय मतलब इनकम। तो वो जो सामान्य निवासी इस इकोनॉमी में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जाएगी, वो इनकम हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय आय को, उसका टोटल है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोसाइटी है, जैसे ए, बी, सी, डी। ये 4 तरह की सोसाइटी है, 4 तरह के लोग हैं। अगर हम बात करूं सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी की इनकम क्या है? मान लो ये 8,000 रुपए कमाता है, ये 12,000 कमा रहा है, ये 15,000 कमा रहा है, ये 20,000 कमा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 8 20 और 15 35 और 20 55। अगर हम बात करें कि सोसाइटी की इनकम कितनी है, तो 55,000 रुपए। कितने हजार रुपए?
₹55,000। ये मैंने कैसे निकाला? तो इन लोगों ने जो-जो इनकम जनरेट करी उसको हमने ऐड कर लिया। सेम इस तरीके से कि देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो उनकी इनकम का टोटल ऐड हमारा क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। क्या होगा? नेशनल इनकम। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हमारा नेशनल इनकम। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट आया था, जो क्या नाम है? कारक आय। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये कारक आय क्या है? कारक आय यानी कि इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम क्या है? तो देखो फैक्टर इनकम बेसिकली इसको जानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम बेसिकली फैक्टर सर्विस के बदले जो आप इनकम दोगे, फैक्टर सर्विस के बदले, यानी कारक सेवाओं के बदले प्राप्त की जाने वाली, प्राप्त की जाने वाली आय। ठीक है, ध्यान रखना। यानी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, इकोनॉमी में रहकर आप कुछ काम कर रहे हो, बस सर्विस दे रहे हो या काम कर रहे हो, डजंट मैटर। उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पैसा होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप जैसे मान लीजिए ट्यूशन टीचर है या वो पढ़ा रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। तो वो फीस जो उसकी होगी वो क्या होगी? फैक्टर इनकम, क्योंकि वो फैक्टर सर्विस दे रहा है, उस कौन कुछ काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन नेशनल इनकम में वो सारी इनकम कंक्लूड नहीं होगी, इसके लिए आपने कुछ सर्विस ना दी हो। जिसका अगर आपने कुछ काम ना किया हो तो वो काउंट नहीं होगी, सर्विस नहीं दिया तो वो काउंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो नेशनल इनकम में केवल वही इनकम काउंट होती है, इसके लिए आपने कुछ काम किया हुआ होता है। बात समझ में आ गई बात? तो ये हमारा एक फैक्टर आपको समझना होगा। ठीक है, कारक आय क्या होती है? समझ में आ गया? कारक सेवाओं के बदले प्राप्त की जाने वाली आय। आप जो भी सर्विस दोगे, जो भी काम करोगे, उसके बदले आपको इनकम मिलेगी, तो आपकी क्या हो जाएगी? कारक आय। अब देखो यहाँ पर देखो, एक और फैक्ट है, इनकम। इनकम बेसिकली दो तरह की होती है, मैं आपको समझाऊंगा। एक तो हो गई आपकी फैक्टर इनकम, ठीक। एक होती है ट्रांसफर इनकम। क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। इसको बोलते हैं हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय। और ये मेरी होगी कारक आय। क्या होगी? कारक आय। देखो, नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए केवल कारक आय को लिया जाता है, क्योंकि इसके बदले आपने कुछ सर्विस दी होती है। और हम पहली बात कर चुके हैं कि नेशनल इनकम में वो सारी इनकम काउंट नहीं होगी जिसके लिए आपने कुछ सर्विस नहीं दी है। ठीक है, इससे केवल वही इनकम काउंट होगी जिसके लिए आपने कुछ सर्विस दी है। तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो सर्विस के बदले मिलती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है। यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है। ठीक है। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जो एक तरफा हो। ये क्या होती है? एक तरफा। एक तरफा मतलब ये आपको किसी कार्य के बदले नहीं मिलते, जैसे उपहार मिल लो, गिफ्ट ले लो, ये सारी चीजें, आपने कोई लॉटरी जीत ली, ये सारी चीजें, ये यूनिटरी ट्रांसफर है। ये एक तरफा ट्रांसफर होती है, एक तरफा हस्तांतरित होती है। तो इसके लिए आपने कोई सेवाएं नहीं दी होती, ना कोई सर्विस दी होती है। तो ध्यान रखना कि ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होगी जिसके लिए आपने कुछ सर्विस नहीं दी है। और हम जानते हैं नेशनल इनकम में केवल वही इनकम काउंट होती है इसके लिए हमने कुछ सर्विस दी होती है। ठीक है। अब जैसे एक चीज आती है आपकी, इसमें बताता हूँ। एक आपका स्कॉलरशिप हो गया। क्या हो गया? स्कॉलरशिप। इसमें होता है छात्रवृत्ति। आप बताइए मुझे, छात्रवृत्ति का अकाउंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं दी है। अगला पेंशन। आप देखो पेंशन भी दो तरह की होती है, ध्यान रखना। जॉब पेंशन जुड़ेगी, जॉब के बाद पेंशन मिलती है, वो नेशनल इनकम जुड़ेगी क्योंकि आपने 60 साल तक 60 वर्ष तक सेवाएं दी है। लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन काउंट नहीं होगी क्योंकि सोशल वेलफेयर का पार्ट है, उसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया है। बात में आगे बात। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझने होंगे, कारक आय क्या होता है, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या था? घरेलू आय। घरेलू आय, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? क्या होती है डोमेस्टिक इनकम? अब इसको ना थोड़ा सिनेरियो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक देश ए है और एक देश ये बी है। अब मान लो हम इसमें रह रहे हैं, तो हमारे लिए घरेलू सीमा क्या होगी? हमारे लिए डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है? हमारे लिए डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है? इस देश की सीमा, है ना? इस देश की जहां जहां तक की सीमाएं होंगी वो हमारे लिए घरेलू सीमा है। और ये हमारे लिए विदेशी देश है। अब यह ध्यान रखना, मुझे इस देश की सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति, यानी इस देश की सीमा के भीतर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो फाइंड आउट करनी है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो सामान्यतः सामान्य निवासी द्वारा, सामान्य निवासी तथा गैर सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की जाने वाली कारक आय का कुल योग।
आज समझाता हूँ, देखो ध्यान समझना। हमने नेशनल इनकम के बारे में बात किया अभी। अब बात करें डोमेस्टिक इनकम। देखो डोमेस्टिक इनकम में यहाँ पर जितने लोग भी रह रहे होंगे, वो जो भी इनकम लेकर आएंगे, उनकी इनकम का काउंट हमारा क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। आपको कहोगे भैया नेशनल इनकम तो आपने बताया था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमने दो चीजें बात करी। एक मैंने बोला नॉर्मल रेजिडेंस, और एक मैंने बोला नॉन रेजिडेंस। नॉन रेजिडेंस, इसको एनआरआई भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंस, सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी, दोनों के द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ होगा। इसमें नॉर्मल भी नहीं, सामान्य निवासी द्वारा भी होगा और गैर सामान्य निवासी द्वारा भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक देश की सीमा के भीतर अर्जित की जाने वाली आय होती है, तो हमें डोमेस्टिक निकालना है। तो वो चाहे वो देश का हो या ना हो, लेकिन अगर वो किसी देश में रह रहा हो, तो उस देश में इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम उसकी घरेलू आय में जरूर काउंट होगी। पास में आ गया यहाँ तक। तो इसलिए मैंने बोला कि डॉन क्या ना गया, द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम विच इज जनरेट बाय द नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द नेशन। बात में आ गई बात। यानी कि एक नॉर्मल रेजिडेंस और एक और नॉन रेजिडेंस, जिसे हम एनआरआई कहते हैं, समझ में आ गई बात। तो उनके निवासी द्वारा और सामान्य निवासी द्वारा, इन दोनों के द्वारा अर्जित कारक अगर जोड़ के हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम। जैसे मान लेते हैं बी का एक व्यक्ति ए में रह रहा है, ठीक है, हालांकि नागरिक तो कहाँ का है? वो बी का है, लेकिन रह कहाँ रहा है? ए देश में रह रहा है। तो अगर हम ए देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड करोगे, तो उस व्यक्ति की जो इनकम होगी वो यहाँ पे काउंट होगी डोमेस्टिक इनकम में, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे कब काउंट होगी? नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन नॉन रेजिडेंस वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं, हम केवल नॉर्मल रेजिडेंस को गिनते हैं। बात में आ गया यहाँ तक। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि नेशनल क्या होती है? नेशनल इनकम जो होगी वो नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा अर्जित कारक आय कुल जोड़ होगा, लेकिन डोमेस्टिक होगा तो क्या होगा? वो कुल कारक आय होगा जो कि नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस दोनों के द्वारा अर्जित की जाती है। बात में आगे बात, दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर एक फैक्टर आएगा निफिया, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं कन्वर्ट कराऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको अंतर भी लिखवा दूंगा। उसका निफिया क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो डोमेस्टिक नेशनल इनकम में क्या होती है? विदेशों से प्राप्त कारक आय कुल को जोड़ा जाता है, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं जोड़ा जाता, कि विदेशों में कौन? हमारे देश के नागरिक विदेशों में रह रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। जब हम अपने देश की नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे, तो उनकी इनकम काउंट करेंगे क्योंकि वो वहां रह रहे हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक करेंगे, तो डोमेस्टिक में हम काउंट नहीं करेंगे। डोमेस्टिक मतलब एक पार्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट होगी, अब डजेंट मैटर कि वो नॉर्मल रेजिडेंस कर रहा है या नॉन रेजिडेंस कर रहा है, डजेंट मैटर, पर इनकम जनरेट होनी चाहिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तुम्हारा क्या होगी? वो घरेलू आय होगी। बात में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो। बस में आ गया। तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, हमने फैक्टर इनकम की बात कर ली, हमने ट्रांसफर इनकम की बात कर ली। तो मोटा मोटी हमने सारी चीजों की बात कर ली जो हमें पढ़नी थी। अगर हम बात करें सामान्य निवासी, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, कारक आय, मूल्य ह्रास, पार्टिकुलर कैपिटल्स, वास्तविक, ये सारी चीज हमने आज डिस्कस कर लिया है। बस में आ गया। अब जो हमारा अगला यूनिट आने वाला है, इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। बस में आ गई बात। तो अगर बेहतर होगा कि हम उसे एक नेक्स्ट वीडियो में करें, ताकि उसमें एक न्यूमेरिकल पूरा पोर्शन हो जाएगा, है ना। तो हम उसको एक फ्रेश वीडियो में करेंगे, कोई दिक्कत? बाकी यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमें आज कवर करनी थी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। बाकी आपका ये क्वेश्चन है, इसमें 4 सेक्टर के बारे में बात कर ली हमने। हमने 4 सेक्टर के बारे में बात किया। फिर आगे हमने बात करी कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय आय क्या थी, और राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें, आय आय भी 2 तरीके की थी। इसमें हम ट्रांसफर इनकम की बात कर रहे थे, फैक्टर इनकम की बात कर रहे थे। तो बेसिकली हमने और सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा। लेकिन जो मौद्रिक जीडीपी है और एक आपका आएगा वास्तविक जीडीपी, वो हम आगे बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले फॉर्म में करेंगे, वो मैंने अभी छुड़वा दिया है, वो हम उसमें बात करेंगे। बस समझ आ गया तक। तो ये आपका थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन था, जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डोंट वरी, मैथ्स के ऊपर एक क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट से पूछे गए हैं। बस समझ आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।